नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आपकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, विचार, उनका स्वागत है आरंभ से। और इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अंत में एक व्हाट्सएप नंबर और हमारा मेल आईडी आपको नज़र आता है और आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो है 7009694440 7009694440। और कार्यक्रम के अंत में भी आप मेल आईडी और इस टेलीफोन नंबर को डिस्प्ले होते हुए देख सकते हैं और अभी बीच बीच में आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर ये बराबर आपको नज़र आएगा। आज हम एक ऐसे ही दर्शक की प्रतिक्रिया से जुड़ी बात को ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सहज रूप से किसी प्रश्न के तौर पर हमें नहीं भेजा है। राजपूत साहब हैं, 25 साल शिक्षण का कार्य इन्होंने किया है। अंग्रेज़ी इन्होंने 9, 10th, 11th और 12th के विद्यार्थियों को पढ़ाई है। कार्यक्रम इनको काफ़ी अच्छा लगता है, सपरिवार ये देखना पसंद करते हैं। इनका कहना है, हालांकि इन्होंने स्पष्ट ये नहीं लिखा है कि इन दिनों क्या ये सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन बिता रहे हैं या किन्हीं कारणों से इन्होंने लेफ्ट आउट किया है अपने जॉब को। लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है, ये भी नहीं लिखा है इन्होंने कि नौकरी छूट गई है या सेवानिवृत्ति है। लेकिन ऐसा लगता है जैसा ये कहते हैं कि सुबह शाम 2-2 घंटे मुझे चक्कर आते हैं। और जैसा मैंने कहा, शायद इन्होंने प्रश्न के रूप में नहीं, अपनी पीड़ा हमारे साथ साझा की है। इन्होंने कहा है, मैं क्या करूं, तनाव निरंतर बना रहता है। इसका मैं व्याख्या, इंटरप्रिटेशन इस रूप में कर रहा हूं कि जीवन सुख दुख, तथाकथित रूप से सुख दुख की गाड़ी है। संत और निरपेक्ष भाव रखने वाले तो कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है उसको सुख दुख की परिभाषा में जितना बांटेंगे उतना मन पीड़ा से भरेगा। इसलिए जो भी है, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, जीवन जैसा है उसे वैसा स्वीकार करिए। लेकिन ये बहुत दार्शनिक और गहरी बात है, ये संभव नहीं है जीवन में उतारना बहुत आसानी से। तो मैं इनके इस वाक्य को इस रूप में आप सबके सामने रख रहा हूँ कि अक्सर जीवन में उतार चढ़ाव आता है। बहुत अच्छा नौकरी चलती रहती है, अचानक एक चुनौती आती है और नौकरी समाप्त होने की कगार पर पहुँच जाती है या समाप्ति हो जाती है। अब हम चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया जीवन रहा है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बहुत अच्छी नौकरी चली है या नहीं भी चली है तब भी घर अच्छा चलता रहा, ठीक चलता रहा, औसत चलता रहा, औसत से कम चलता रहा, लेकिन चीज़ें चलती रहीं। अब काम भी नहीं है, अगले काम की कोई बहुत सुनहरी उम्मीद भी नहीं है। और पता नहीं क्यों हम सब इन परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होते। हम बातें तो बहुत करते हैं कि ये छूट जाएगी तो क्या हुआ, 4 नौकरियां जेब में रखी हैं, लेकिन ये सब बातें होती हैं। क्योंकि ये जो घबराहट और बेचैनी समस्या आने पर सामने आती है, वो ये बताती है कि हमने कभी गंभीरता से ये सोचा ही नहीं होता है शायद कि अगर नौकरी चली गई, कोई क्या ये दावा कर सकता है कि उसकी नौकरी अक्षुण्ण है, खासतौर से निजी क्षेत्र का सेवाधारी व्यक्ति। सरकारी क्षेत्र में तो फिर भी आप कह सकते हैं कोर्ट में चला जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड करोगे ना, आधी तनख्वाह तो तब भी देनी होगी। मेरे पास तो ईएल इतनी बची है, सीएल इतनी बची है, मेडिकल बची है। प्राइवेट में भी ये प्रोविजंस हैं, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र एक परफॉर्मेंस बेस्ड क्षेत्र है। तो क्यों एकदम से बेचैनी और घबराहट हमारे मन में घिर आती है जब या तो हम रिटायर होते हैं या हमारे जीवन में नौकरी जाने जैसे संकट उत्पन्न हो जाते हैं। हम बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, काम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये समाज कई बार सहानुभूति जताते हुए भी हमको डिस्टर्ब करता है। आपको तो इतना अच्छा आता है काम, आप तो इतना अच्छा लिखते हैं शरद जी। अब मुझे बड़ा पीड़ा होती है आपको इस स्थिति में देखकर। अब ये सहानुभूति है कि व्यंग है, और हम तो इसको व्यंग ही मानते हैं कि ये कटाक्ष करके गया अगला हमारे ऊपर। ये तमाम चीज़ें, क्या कोई दुनिया में इससे बचा है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इससे बचा होगा। कोई क्या ये दावा कर सकता है वो कभी सेवानिवृत्त नहीं होगा, उसके जीवन में कभी नौकरी की चुनौती नहीं आएगी? मैं ही अपने जीवन में जो नौकरी कर रहा हूँ ये 4थी नौकरी है। ये अलग बात है कि 2 नौकरियों में ही मैंने अपने जीवन का 80% से ज़्यादा हिस्सा गुजार दिया, लेकिन नौकरी तो 4थी है। तो ये बड़े प्रश्न हैं
कि जब आप नौकरी बदलते हैं या नौकरी छूटती है या परिस्थितियां बनती हैं तो आप विचलित क्यों होते हैं? मैं सीधे इस प्रश्न को ले चलता हूं विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष। गोस्वामी जी प्रणाम, विषय आपके सामने। आज आपने बहुत व्यवहारिक प्रश्न किया है और लोकोपयोगी प्रश्न किया है, लेकिन ये प्रत्येक जीवन से और जुड़ा हुआ सहज प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या हो सकती है ये। इसका उत्तर हम अध्यात्म को अभी प्रणाम करते हुए रुक जाते हैं, पहले व्यवहार जगत में आते हैं। और व्यवहार जगत में भी हमारे अतीत की परंपराओं का अनुसरण हम करते हैं और उसका अनुसरण करके हम देखते हैं हमारे जीवन यापन के ढंग हमारे उत्तरार्ध सुनिश्चित करते हैं। हम कैसा जीवन यापन करते हैं, हमारी शुरुआत कैसी होती है, इससे उत्तरार्ध सुनिश्चित होता है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था बनाई गई थी कि लालियेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेतु। 16 साल का पुत्र हो गया, आपने मित्र बना लिया। ठीक बात। अब जब मित्र बना लिया तो मित्र बनाकर उसको आप उद्यमी बनाने का प्रयत्न शुरू करते थे। सबसे पहले तो मैं पुरातन युग की तुलना में आज के युग को बहुत अच्छा मानता हूँ। इनकी परिस्थितियों से अभी परिचित नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक बात। आज का युग इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे मामलों में अच्छा है, लेकिन बुनियाद में कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो उत्तरार्ध में जो है संकट उत्पन्न करता है। इस पर अपन चिंतन करेंगे अभी। आज के युग को अच्छा इसलिए मानता हूँ कि यदि किसी पुराने समय में किसी सेवा कार्य करते हुए किसी आदमी को कह देते नौकरी छोड़ दे, खासकर सरकारी नौकरी छोड़ दे, वो कहता था अरे साहब कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा। वो तुरंत पराधीनता स्वीकार कर लेता था, उद्यम जागृत नहीं होता था। और आज कम लोग होते थे। आज के समय में तो हमारे परिवार में बच्चे ऐसे हैं कि जो निजी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो मालूम चलता है कि 6 महीना साल भर किसी कंपनी में कर रहे हैं और उसको पता नहीं अंग्रेजी का क्या शब्द करते हैं, मैंने वहाँ से क्विट कर लिया या क्या स्विच ओवर कर लिया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और तीसरी और चौथी और न जाने कितने प्रकार के अनंत पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते हैं। तो मैं उनके इस प्रकार के रिस्क टेकर होने को, उद्यमी है वो लोग, उनके उद्यम को देखकर मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि आज कम से कम इन युवा बच्चों में इतनी क्षमता तो है। और अगर वो नौकरी से उनको दूसरी जगह कहीं नौकरी भी ना मिलते रहे तो उतने देर में उनके घर में रहने की शैली देखिए आप। बड़े सजग होकर रहेंगे, कोशिश करेंगे कम खर्च हो। परिवार वाले हैं तो पत्नी से कहेंगे कि देखो भाई बाबूजी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, और बड़े संस्कारी ढंग से रहते हैं वो लोग। रिस्क टेकिंग के लिए सेविंग करके चलते हैं और अपनी सेविंग 6 महीने नौकरी नहीं रही तो कैसे होगा। उनका बहुत नियोजित व्यवस्था है। इन सब के लिए वो साधुवाद के पात्र हैं कि उनके अंतर्चित्त में इतना उद्यम की भावना है। हमारे यहाँ भी उद्यम का स्वरूप बुनियाद में थोड़ा सा अंतर हो जाता था, इसलिए उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहता था। हम लोग व्यक्ति की पारिवारिक व्यवस्थाओं को प्रारंभ में ही सुनिश्चित कर देते थे। हमारे यहाँ तय था। अब आप देखिए समस्या क्या है, आपको गृहस्थ जीवन बसाने का अवसर मिल रहा है 30 वर्ष कम से कम के बाद। आपने अब अपने जीवन को रोजगार से जोड़ दिया है, गृहस्थ जीवन को। तब संयुक्त परिवार हुआ करता था और इससे अंतर नहीं पड़ता था कि आप काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। आप एक सक्रिय सदस्य हैं परिवार के, इतना काफ़ी होता था कि बाबूजी हैं, भैया बड़े भैया काम कर रहे हैं, छोटे भैया हैं या बहन काम कर रही है या जो भी परिवार है, एक व्यवस्था बनी हुई थी। उस व्यवस्था में 21, 22, 23 साल तक अधिकतम आपका विवाह हो जाता था और 30 वर्ष की उम्र तक तो आपकी गृहस्थी परिपूर्ण हो जाती थी कि जितनी संतति आपके जीवन में आना है वो आ जाती थी। तो जब आप उत्तरार्ध में 50-55 वर्ष के होते थे तब तक आपके बच्चे जो है धनोपार्जन करने और सब प्रक्रियाओं में लग जाते थे, तो आपको उत्तरार्ध में बच्चों के लालन पालन का और उनके व्यवस्थापन का तनाव नहीं रहता था, जो बहुत बड़ा सरदर्द है। आप बहुत बड़ा सरदर्द। देखिए ये वो बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ही यथार्थ है। 35, 36, 40 साल की उम्र में अच्छा ये लोग अब परिवार बसाने के लिए कहते हैं नहीं अभी सोचा नहीं, अभी समय नहीं, अभी प्लान करेंगे, यानी सब कुछ इनके हाथ में है, ऐसा ये समझकर चिंतन करते हैं। तो प्रारंभ में तो सब अच्छा होता है भैया, लेकिन उत्तरार्ध में ये आपका बोझ बढ़ा देता है। इसलिए बढ़ा देता है कि खाली उद्यम करने से भी कुछ नहीं होगा। आप बहुत पराक्रमी उद्यमी रहे, अच्छे पराक्रमी उद्यमी भी जो है उत्तरार्ध में पारिवारिक वेदना के शिकार हो जाते हैं, परिवार से त्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि आप 60 वर्ष के हो गए और आपकी संतान 15-16 वर्ष की है और रोगों ने घेर रखा है। आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको तकलीफें बढ़ गई है, क्योंकि आपने शरीर का शोषण भी तो किया है।
दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, चारों तरफ प्रताप, वाह वाह वाह। देखिए, ध्यान रखिए, शंख की ध्वनि अचानक बंद होती है। जब तक सांस रहती है तब तक शंख अनुगोजित होते रहता है चारों तरफ। प्रताप, संकीर्तन का शंख, मालूम ही नहीं चलता। लेकिन अचानक शंख बजना बंद हो जाता है, तब आपके चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। आपको वो सरगम संगीत सुनाई नहीं पड़ते। आपके पास कोई भी नहीं है। आपका सबसे अच्छा विनियोजन तो परिवार में संतान है ना। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो आपने संतानों को तैयार ही नहीं किया। क्यों? आप उद्यमी ही थे। केवल उद्यम किया आपने जीवन भर। तो केवल उद्यम करना भी नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्जित। आपने क्या कार्य योजनाएं बनाई? आपके जीवन में कौन सा प्रबंधन आया? तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, आज तो बहुत बढ़िया रह जाता है। जो बच्चे कहते हैं ना, घर में माता पिता चिंता करते हैं। माता पिता तो, बिटिया यदि 22-23 साल की होगी तो महतारी और पिताजी बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। इसके लिए कोई एक सुंदर वर ढूंढना है, लेकिन एक संकोच का दायरा आ जाता है। वो कहता है नो 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 नो, आप नहीं, मैं ढूंढूंगी, मैं देखूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप देखिए, संकोच का, चूंकि बच्ची नौकरी करने लगी है, बच्चा नौकरी करने लगा है, तो धीरे धीरे वो जनरेशन गैप इतना बढ़ जाता है कि आपको बच्चे से बात करने में डर लगने लगता है। शादी ब्याह की बात करने में डर लगने लगता है। बच्चा बोलता फिर वही लेके बैठ गए आप, वो चर्चा, फिर वो कर रहे हैं, मैं कर लूंगा ना। आप डर जाते हैं कि बच्चा नाराज हो रहा है। आप जो व्याख्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये सत्य है। बिल्कुल, उसका एक सिरा उसकी तरफ जाता है कि इट इज अप टू मी, मेरी मर्जी, ये मैं तय करूंगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों इतना? देखिए, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं गोस्वामी जी के जब इस तर्क और इस दलील को सुन रहा हूं तो मैं बात सोच रहा हूं, सही बात है कि 35 वर्ष की उम्र में अगर एक दंपत्ति 40 वर्ष की उम्र में माता पिता बनते हैं, तो हमने तो ऐसे भी स्लोगन सुने हैं। जब मैंने दिल्ली से प्रकाशित एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में देखा कि देश के एक महानगर में इन दिनों ये नारा है, ये मैं आपको 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, डबल इनकम नो किड्स। पति पत्नी दोनों कमाते हैं और उनका कहना है कि संतान की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस चिंतन को भी सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जी, दूसरा, आपकी इस बात पर मैं एक प्रश्न उत्पन्न करना चाहता हूँ। जी, तुम दुनिया में आए, तुमने खूब धन कमा लिया, खूब धन कमा के जाते समय बहुत अच्छा है, तुम तो नैष्ठिक वैरागी हो जाइए और सब दान देकर जाओ, लोगों के लिए छोड़कर चले जाओ, बहुत बढ़िया। एक अंश वंश की एक प्रक्रिया होती है। अरे आदमी बोलता है, अरे अच्छा, आप ये वर्मा जी की बिटिया हो क्या? हाँ, क्यों? अरे तुम्हारी नाक देख के वर्मा जी की याद आ गई। तो आप तो तस्वीर ही नहीं छोड़ना चाहते अपनी। आप अपनी वो तस्वीर छोड़ना चाहते हो जो कालातीत हो जाएगी, जो कभी धूमिल हो जाएगी। लेकिन आपकी वो तस्वीर, वो स्मरण, वो अंश जो दुनिया को आगे बढ़ाएगा, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो आप ऐसी प्रक्रिया कर लेंगे तो उन देशों की तरह हाल हो जाएगा जिन देशों की जनसंख्याएं खत्म हो गई, संस्कृति खत्म हो गए, संस्कार खत्म हो गए, पहचान खत्म हो गई। तो आपका ये दायित्व है, इसलिए हमारे यहाँ पितृऋण सुनिश्चित किया गया है कि आप पितृऋण को पूरा करिए, आगे बढ़िए ना। संतान चाहिए, और संतान दोनों ही बराबर हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, संतान तो नपुंसकलिंग है। लेकिन मैं गृहस्थ जीवन का चिंतन पर बात कर रहा हूँ, तो एक संकोच का दायरा ला देते हैं। अब देखिए, आप कहाँ से डिप्रेस होना शुरू हो रहे हैं। आपने तो वो अधिकारी छोड़ दिया, अरे वो तुम्हारा वही चुन्नू है, वही मुनिया है, वही बिटिया है। अपना अधिकार बना के रखो, अधिकार अर्थात वो आत्मीयता बना के रखो। उससे कहो, रुक बेटी, इतना जोर से नहीं दौड़ना है, रुको बेटे, वार्तालाप करो। तो अब क्या होता है, ये तनाव यहाँ से आ रहा है। अभी आप उद्यमी हैं, लेकिन तनाव तो आपने लेना शुरू कर दिया ना। अब बेटा विरक्त हो रहा है। देखिए, पश्चिम के देश चाहे जितनी भी प्रगति का व्यवस्था का उल्लेख करते रहें कि हम ये बढ़ गए, वो बढ़ गए, उनसे पूछिए तो सुखी कौन है, वही बताएंगे। देख के बताएं ना कि सबसे सुखी देश कौन है, कहाँ अंतर, कहाँ शांति प्राप्त करने वो आते हैं। तो हमें अपनी परंपराओं का अनुपालन नहीं करते। बहुत सुंदर है बाकी सब चीज़ें। आपके जीवन में तनाव और चिंता का मुख्य कारणों में 90% से अधिक, 16 आने में 14 आने, आपकी परिवार ही तनाव और चिंता का कारण है और कुछ नहीं। जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ से धन मिलेगा? तो आपने जीवन निर्वाह और धन के उन सारे स्रोतों को अपनी जमा पूंजी में बनाकर केंद्रित कर दिया है, जो जमा पूंजी आपकी प्रतिकूलता में एक ही झटके में चले जाएंगे, एक ही समय में चले जाएंगे। मालूम चला साहब आप अस्वस्थ हो गए, 50 लाख का खर्चा आ गया,
गया, आपकी देख रेख करने, आपकी आत्मीयता बांटते, आपके साथ प्रेम बांटने कोई नहीं है। तो सबसे पहले जब आपका जीवन उद्यमी का रहे, जब आप कुछ कर रहे हो, दूसरा अन्य विधाओं के प्रति अपना आकर्षण सदैव बनाकर रखना चाहिए। अपने अंतर्चित्त में अनंत प्रकार की विधाएं केंद्रित, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप टाइप्ड हो जाते हैं, आपको लगता है बस मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो आप आलसी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, एक को मैंने देखा, वो बहुत अच्छा सितार बजाते थे, अब उनका रिटायरमेंट का समय आया, उन्हें छोड़ दिया। अब वो सितार घर में बजाते हैं, अभ्यास, और छोटे बच्चों को सितार सिखाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास तो तुलना है ना, लोग क्या कहेंगे, मैं ये छोटा काम कैसे कर लूँ, क्या आप करिए ना, अपना काम शुरू करिए। बहुत सारे लोग कोचिंग करने लगते हैं। एक बड़े रिटायर्ड उच्चाधिकारी मुझे मिले एक निजी संस्थान में, वो व्याख्यान देने आते हैं, हफ्ता में 3-4 दिन आते हैं। उनको प्रत्येक व्याख्यान का कुछ धनराशि मिलता है, वो अपना जीवन निर्वाह में काम ले रहे हैं। उनका कहना है, यार मेरा परिवार अभी तैयार नहीं है, मुझे कुछ और धन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस धन का उपयोग करता हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ शरद जी, आप इनके तनाव पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि तनाव नामक तथ्य इनकी पारिवारिक संवेदनाओं से जुड़ा है, क्योंकि इनको चिंता रोजगार की है, रोजगार अर्थात धन की है, और धन तो परिवार के लिए ही चाहिए। और आपके इस चिंतन से कुछ मोटी बातें जो मेरी समझ में आई हैं, मेरी मोटी बुद्धि में जो बातें आई हैं समझ में, कि आज की पीढ़ी की बात करें, या हमारी पीढ़ी हो या हमसे भी वरिष्ठ पीढ़ी हो, निवेश का अगर एकांगी मार्ग ही हम चुनते हैं, इन्वेस्टमेंट का अगर हम सिंगल ड्रिवन वे तलाशते हैं, जैसे आप एक करियरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि मुझे सिर्फ करियर बनाना है, पिताजी अभी शादी की बात नहीं, दोस्त आते हैं तो अरे यार मेरे पास आई डोंट हैव एन टाइम, है ना, दोस्ती के लिए बहुत वक्त पड़ा है। बात सही है, पहले आप अपना करियर बना लीजिए। लेकिन हमारे पिता और पिता के भी पिता, यानी हमारे दादा, मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मैंने उनको कभी तनाव में नहीं देखा। तनाव में इसलिए नहीं देखा कि उनके युवा अवस्था के दिनों से लेकर मैंने अंतिम अवस्था तक उनके पास मित्रों की कमी नहीं देखी। और मित्र भी ऐसे कि उनको अगर पता चलता था कि घर में कोई बिटिया है जिसका विवाह होना है, तो वो यही कहते थे कि द्विवेदी जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शाहजहाँपुर में देखा है हमने, अपने परिवार का ही बच्चा है, मैं भले ही कायस्थ हूँ, मैं भले ही किसी और वर्ग और कुल से आता हूँ, लेकिन मैंने देख लिया है, हमारे परिवार से जुड़ा है और आपका सजातीय है, बहुत आप निश्चिंत हो जाइए। अगर किसी दिन द्विवेदी जी का चेहरा फीका है तो वो पूछ लेता था क्या हो गया, भाभी जी से झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं यार, कुछ आर्थिक संकट है क्या? जब 50,000 पड़े मेरे खाते में, 35 तुझे अभी दे सकता हूँ। ये निवेश क्या हमने किया है सर? आज जब हम रिटायर होने के बाद या नौकरी न रहने के बाद या अवसाद की स्थिति में अपने घर के एक छोटे कोने में बैठे हैं, तो हम दुनिया पर दोष नहीं डाल सकते हैं पूरी तरह से कि ये सब निर्मम और स्वार्थी लोग हैं, कोई मेरे घर नहीं आता। ये दुनिया सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन अगर आपने निवेश कहीं किया है तो वो निवेश लौट कर भी आता है। जैसे बैंक में जमा पैसा आपकी मदद करता है, वैसे संबंधों में निवेश जो आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी आपकी मदद करता है। नहीं तो लोग कहते हैं बड़ा ड्राई आदमी था यार, जब तक नौकरी में था अकड़ के चलता था, किसी का भला नहीं किया, क्या जाए उसके घर, ईश्वर ने तो उसको दंड ही दिया। माफ़ कीजिएगा, मैं इस तरह से ये बात कह रहा हूँ। जी गोस्वामी। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसको आध्यात्मिक विश्लेषण समझिए। जो लोग धन संग्रहण में लगे रहते हैं वो तनाव के पात्र होते हैं, और जो लोग धन संग्रहण तो करते हैं लेकिन लोक संग्रहण कर लेते हैं, उनके जीवन में तनाव नहीं होता। बहुत सुंदर शब्द। तो जिनके पास लोक संग्रहण है वो जीवन में आनंद में है। और लोक संग्रहण में आप ये ध्यान रखिए, ये अधिकार रहता है कि कोई आपको टोक सकता है, कोई आपको बोल सकता है, कोई आपको कह सकता है। एक और तथ्य यहाँ पर दिमाग में रखिए, सबसे बड़ी संपदा है क्या आपके परिवार में तुष्टि पुष्टि शांति यश कीर्ति इत्यादि विद्यमान है कि नहीं, समन्वय विद्यमान है कि नहीं, क्योंकि यही उत्तरार्ध में आपको काम आएंगे, यही आपके साथ चलेंगे, यही आपकी व्यवस्थागत चिंतन को बढ़ावा देंगे। दूसरा, आप और क्षेत्रों में भी उद्यम करते रहें। मैंने कई बार कहा है, फिर कहता हूँ, यदि आप जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, छोटा सूत्र है, आप अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी में है और जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं
और अगर व्यवसाय में हैं तो जिस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, शाम का समय उनके साथ मत बिताइए। आपका लोक संग्रहण अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दिन भर तो उन्हीं लोगों के साथ में है, तो शाम को आप कुछ और लोगों के साथ तो चर्चा चिंतन करिए, नंबर 1। नंबर 2, परिवार में संकोच और दबाव का दायरा तोड़ते रहिए। अपने बच्चों को जो युवा होकर होनहार होकर आगे निकले, उनको टोकते रहिए भाई, पूछते रहिए उनको, कहिए जबरदस्ती। अरे हम तो ये देखिए कि कोई एक पिता पूछता है अपने पिता बेटी से, क्यों तनख्वाह मिली थी, क्या हुआ, बैंक में जमा हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा ऐसा मुद्दा, आप अपनी बेटी से उसकी तनख्वाह पूछ रहे हैं, आप अपने बेटे, क्यों, बोले मैं मांग थोड़ी रहा हूँ, पूछना तो मेरा कर्तव्य है ना कि कहाँ है, कितना बचा है कि नहीं है। आपने सारे सूत्र शाखा जो है वो काट दिए, तो वो क्या होता है। देखिए, मेरा ये सुनिश्चित कथन है, कोई इस प्रमाण से विरक्त होकर दिखा दे कि एक संतान के बारे में उसके माता पिता से अधिक श्रेष्ठ कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। तो आप जब भी अपने जीवन की कोई सोच रखें तो कम से कम उस बुनियाद को जरूर पूछें, जरूर कहें, लेके चलें जिनसे आप हैं। बिल्कुल, तो तनाव के मूलाधार में यही है कि आप अपने जीवन का प्रबंधन कहीं ना कहीं खो चुके हैं, और अब वक्त है कि आप चिंतन करें उसका। लोक संग्रहण ये बहुत सुंदर शब्द है, और अपने जीवन के सबसे व्यस्त समय में हम इसको भूल जाते हैं। कई बार हमारी मजबूरी भी होती है, लेकिन इस मजबूरी के बीच में भी जो थोड़ा बहुत वक्त हमें मिलता है, क्या हम पुराने मित्रों के साथ जाते हैं, क्या हम ठहाके लगाते हैं, या हमारी बातचीत का दायरा सिर्फ वही काम ही रहता है। और आज के इस दौर में मैं अपने अनुभव से भी कहता हूं कि मैं जिस काम से जुड़ा हूं, मेरे जीवन में लगभग सोने से पहले तक उसी काम की ही गूंज सुनाई देती है। किसी ज़माने में मैं कच्ची पक्की कविताएं भी लिख लेता था, किसी ज़माने में एक अच्छा उपन्यास भी मेरे हाथ में होता था, किसी ज़माने में पीर गेट पर कट चाय का आनंद भी मैं उन मित्रों के साथ लेता था जिनमें टीटी नगर के मॉडल स्कूल के एमपी पांडे सर शामिल होते थे जो हिंदी पढ़ाते थे। ये वक्त के साथ क्यों धूल धूसरित हो गया, क्यों स्मृतियों का हिस्सा ये नहीं रहा, क्यों अब वही काम ही ओढ़ना बिछौना बन गया। 24 घंटे आप उसको अपनी पीठ पर बेताल की तरह लाद कर चल रहे हैं कि जैसे अगर आपने उसको तिरोहित किया तो आपकी नौकरी ही चली जाएगी, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाएगा। ये बिल्कुल मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोगों के लिए उनका काम आज के युग में 2022 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। हम घर जाने के बाद भी उसी काम को लेकर चलते हैं, खाने की थाली में भी उसी का अक्स नज़र आता है, पत्नी के चेहरे पर और बच्चे के चेहरे पर भी वही काम दिखाई देता है। इसीलिए एक अव्यक्त तनाव हमारे साथ हमेशा चलता है। हम ऑफिस को लाद कर लेकर आते हैं घर, और सोचते रहते हैं सोते समय भी कि इस समय वो क्या सोच रहा होगा ऑफिस में, कहीं कल कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं तैयार मिलेगा, आज उसने ये क्यों कह दिया, आज उसको ये क्यों जवाब नहीं दिया मैंने, और कल उसको मैं सबक सिखा कर छोड़ूंगा। ये चीज़ें जीवन के अनुभव की हैं, और अगर आपका ये अनुभव है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रोग, अवसाद, नैराश्य, कमज़ोरी, ये सब आपके दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा के कह रहे हैं, मैं आई कम इन। मुक्त हो जाइए सर इससे। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर फिर आपके सामने होंगे। नमस्कार।